वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा भवन एकेडमी। मेरा नाम राहुल मुंडेर है और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन करने से पहले हम समझते हैं कि आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले और रिडक्शन भी देखने को मिले, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझते हैं आखिर ऑक्सीडेशन क्या होता है या रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हिंदी में मैं इसे नुकसान लिख सकता हूं। समझने के लिए नुकसान मतलब क्या समझते हैं, क्या मतलब है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर आपसे कभी लॉस ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लो नेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन कब होता है, तीन कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर आपके किसी एलिमेंट से या कंपाउंड से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, मैं अभी एग्जांपल के जरिए सिखाऊंगा, या फिर गेन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, यानी कि अगर गेन होता है किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तीसरी कंडीशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तीन कंडीशंस है जब हम किसी भी रिएक्शन को, ये तीन कंडीशंस काफी हैं किसी भी रिएक्शन में पता करने के लिए कि आपकी किस रिएक्शन में या फिर किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तीन कंडीशन क्या है, अगर आप लॉस करते हो किसका, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन का, या फिर आप गेन करते हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन अच्छा खासा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या फिर आप लॉस करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये वो तीन कंडीशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक बार रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन को याद रखने के लिए हम सिंपली यूज करते हैं फायदा, दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, तो जो डेफिनेशंस भी होगी उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लॉस की जगह यहाँ पर गेन आ जाएगा, गेन ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, या फिर लॉस हो जाए किसका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, या थर्ड वन क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि तीन कंडीशन है ऑक्सीडेशन की है, वही तीन कंडीशन है रिडक्शन की है। कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पता करना हो किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, तो आपको याद रखना है लॉस ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यही हमारा नुकसान है। अब किसी से अगर इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इन द एंडिंग केमिस्ट्री में उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मेरे नुकसान का कहने का मतलब यही है इनडायरेक्टली कि उसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन में या तो गेन करें आप लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या लॉस करें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, रिडक्शन कहा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की हैं, वो मेनली चार प्रकार की होती है रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहली मैं लिख सकता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड वन मैं लिख सकता हूं एसोसिएशन रिएक्शन। तीसरी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है और वो डिपेंड करती है मेटल की है या नॉन मेटल की है। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, मेटल हो सकता है, या फिर मेटल डिस्प्लेस होगा तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, और नॉन मेटल अगर डिस्प्लेस होता है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एंड फाइनली होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
यानी कि टोटली हमारे जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो मेनली 4 प्रकार की होती हैं। पहली वन कौन सी होती है? डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा होगा? डिकम्पोज हो रहा होगा। डिकम्पोज का क्या मतलब होता है? टूटना। डिकम्पोज का क्या मतलब होता है? टूटना। यानी कि ये वो रिएक्शन होगी जहां पर कोई ना कोई कंपाउंड क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा, यानी कि टूट रहा होगा। अच्छा, एसोसिएशन नाम से ही पता चल रहा है, एसोसिएट होना। एसोसिएट होने का मतलब क्या है कि एसोसिएशन का मतलब क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं जुड़ रहे होंगे, आपस में एडिशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडिशन हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने अभी बताया, डिस्प्लेस होना या तो मेटल डिस्प्लेस हो रहा होगा या नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो उस हिसाब से हम इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट या फिर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फाइनली जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, हम इसका एक एक करके एग्जांपल भी समझेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एक ही सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। यानी कि एक ही एलिमेंट का जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। हम इनको एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आना चाहिए रिएक्शन पे पता करने के लिए आखिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है। ये पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कोऑर्डिनेशन स्टेट या फिर नंबर क्या है, ये आपको निकालने आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार कोऑर्डिनेशन स्टेट से या फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में प्रोडक्ट कर देता है, तो ये अच्छे से निकालने आनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, सिंपली एक एग्जांपल उठाऊं, मैंने कहा Na2O, तो Na2O में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सॉरी, यहाँ मैंने कोऑर्डिनेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो हमें पता है सोडियम क्या है? मेटल है। वो भी कौन से ग्रुप का मेटल है? फर्स्ट ग्रुप का मेटल है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस ही सिखाई जाती थी। तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकालना सिखाते थे, क्योंकि मेटल है तो मेटल डोनेट करने के काम करते हैं, क्योंकि सारे मेटल लगभग क्या करते हैं? डोनेट, क्योंकि इनका काम क्या होता है? डोनेट करने का। तो सोडियम एक मेटल है और मेटल यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो 2 8 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो मुझे पता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर लूज करता है या गेन करता है, उसके पीछे का जो सिंपल सा कारण होता है वो होता है स्टेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं। वो सारा का सारा खेल किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो मेनली जो मेटल्स होते हैं वो डोनेट करके स्टेबल होते हैं। अब क्योंकि इसके पास एक ही है, और फिर फाइनली जो अंदर वाला होगा ऑक्टेट रूल 8, जो कि कंप्लीटली फुल हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +1 होगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर कितने सोडियम एटम है? 2 एटम है। इसका मतलब ओवरऑल इसके पास क्या आ गया? +2। तो ऑक्सीजन पे -2 जाएगा। कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल होना है, यानी कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल आपका निकल के आएगा वो न्यूट्रल होना है। अगर मैं एक और एग्जांपल उठाता हूं, जैसे कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब CaO में कैसे पता लगाएंगे? देखो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, कैल्शियम क्या है? एक मेटल है। तो जो ऑक्सीजन है, मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन मेनली ऑलवेज, अगर एक एग्जांपल की मैं अभी बात करूंगा, उसे छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन ऑलवेज -2 शो करता है। कितना शो करता है? -2। तो जैसे कि -2 शो करेगा, मुझे न्यूट्रल करना है, तो कैल्शियम की मजबूरी है यहाँ पर क्या शो करेगा? वो +2 शो करेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं उठाता हूं, O2F2, इसको स्टार मार्क कर लेना। डायरेक्टली पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको मुझे एक बात बताओ कि ये जो कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है या फिर फ्लोरीन ऑक्साइड है? कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे हमने कहा यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि ये ऑक्साइड है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है या फिर फ्लोरीन ऑक्साइड है। तो इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हमेशा वो जो कंपाउंड होता है वो उसी के नाम से जाना जाता है।
कहने का मतलब ये ऑक्सीजन फ्लोराइड है। क्या है? फ्लोराइड। यानी कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हम उस कंपाउंड को उसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं HF बोलूं तो मैं इसको क्या बोलता हूं? हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैं इसको किस नाम से जानूंगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। सिमिलरली उसी प्रकार से ये क्या है? ऑक्सीजन फ्लोराइड। अभी मैंने आपको एक चीज कही थी, मैंने कहा था कि ऑक्सीजन मेनली जो होता है वो -2 में रहता है। यहाँ का खेल कुछ और है। यहाँ का खेल कुछ और क्यों है? क्यों? देखो, अगर मैं कहूं तो अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे बड़ा चोर बंदा होता है। चोर इन द सेंस कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। यानी कि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे कुछ भी सही, फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्लोरीन को चाहिए कितना होता है? -1 चाहिए होता है। यानी कि 2 फ्लोरीन है तो ये कितने लेंगे? -2। और देने वाले कितने हैं? 2 बंदे हैं। यानी कि हर एक बंदा कितना कितना देगा? 1-1 देगा। तो मैं कह रहा था, आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि ऑक्सीजन ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बस एक एक्सेप्शन है जो कि O2F2 के साथ है, यानी कि फ्लोरीन के साथ है, जहां पर ऑक्सीजन माइनस शो ना करके प्लस शो करता है। मेनली क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन दूसरों से खींचता है, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ होता है तो इसकी मजबूरी होती है कि इसको प्लस ऑक्सीडेशन शो करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखना। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल अच्छे अच्छे उठाते हैं। H2S2O7, ओलियम जिसका नाम से कहते हैं। अब देखते हैं कि H2S2O7 में देखो कई सारे तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि अगर हम 7, मुझे पता है ऑक्सीजन -2 रखेगा तो 7 2 जा माइनस का 14 हो गया। अब मुझे पता ओवरऑल इसको क्या करना है? न्यूट्रल करना है। तो हाइड्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी +1 होती है, तो +1 यानी कि A+2 हो चुका है। देन इसके बाद 14 था, 2 गया, 12 बचा यानी कि +6। यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है? +6 आने वाली है। ये है जनरल तरीका, बहुत अच्छे से आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमारा ये आइडिया काम नहीं करेगा। जैसे कि H2S2O7, H2SO4 अगर मैं लूं ये भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -8 हो गया, +1 हो गया और ये +6 हो गया। ठीक है, तो ये भी +6 आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि C3O2। अब C3O2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन तो ऑलवेज -2 में रहने वाला है, यानी कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है, -2 रहने वाला है। लेकिन कार्बन की दिक्कत है। कार्बन अगर ओवरऑल इस पे -4 आ चुका है, हमें इस पे क्या रखना है? +4। यानी कि +4, यानी कि +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 3 कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो कोई 1.5 देगा, कोई 1.5 देगा या 1 देगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या फिर 1 भी नहीं दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन या तो 1 दिया जाता है या फिर 1 भी नहीं दिया जाता, यानी कि 1.5 का कोई सीन नहीं है। तो C3O4 इन जैसे कंपाउंड्स के निकालने के लिए क्या होता है? हमें डायग्राम पता होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जो C3O2 होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। C3O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि +2 और 0। कहने का मतलब है इस C3O2 में 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक कार्बन ऐसा है जिसके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहने का मतलब हो गया कि इसमें 2 कार्बन कैसे हैं जिन पे +2 है और एक कार्बन कैसा है जिसके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट से रिलेटेड करते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कई बार डायरेक्टली पूछे गए हैं कंपटीशन में। जैसे कि मैं बात करता हूं CrO5। देखो वो कंपाउंड्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन या बैलेंस से अलाइ करती है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं बात करूं CrO5, मुझे पता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो -2 शो करेगा। लेकिन -2 शो करने का मतलब हो गया कि 5 2 जा -10, यानी कि मुझे क्या करना है? +10। एक ही तो क्रोमियम है, +10। क्या ये पॉसिबल है? कोई एक एलिमेंट +10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऐसे नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ पंगा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, आपको इसके लिए इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ बटरफ्लाई शेप होता है, कुछ इस प्रकार से होता है और ये कुछ इस प्रकार से CrO5 होता है। यानी कि कहने का मतलब है, अब देखो कितने ऑक्सीजन अटैच है? 1 2 3 4 5, यानी कि इसके पास 5 और 1 6।
क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, +6 होगी, यानी कि -10 ना होके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, +6। वैसे भी आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, जो क्रोमियम आपका टाइम पे आता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही नहीं सकता। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। तो आपका क्रोमियम कितना शो कर सकता है, +6 शो कर सकता है, यानी कि क्रोमियम यहाँ पर कितने बैठा हुआ है, +6 में बैठा हुआ है। अगला एग्जांपल है K3CrO5। अगर मैं इसको भी यूज करता हूँ, एक बार देखता हूँ, तो 5 2 10 और 10 अगर मैं +1 लेता हूँ तो यहाँ पर इसको +7। मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमियम कभी +7 शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो डी ब्लॉक में अगर मैं क्रोमियम को देखूं तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, +6 की, तो +7 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी ऐसे नहीं निकलेगा। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर K3CrO5 होता है। अब कितने बॉन्ड अटैच हैं एक बार देखो, 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होने वाली है, 5 होने वाली है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में नीट में या जेईई में पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर्स के जरिए पता होना चाहिए। देन फाइनली एक एग्जांपल और अच्छा है, अगर मैं इसको देखूं तो 8 2 16 +1 शो करेगा। अब सल्फर के पास क्योंकि 16 हो गया है तो ये +7, क्या सल्फर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, नहीं कर सकता। सल्फर +6 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यानी कि इसका भी हम जो है डायग्रामेटिकली ही निकालेंगे कि आखिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो देखो जरा, OH 3 हो गया, 4 5 6, एक और O आएगा बीच में, O काउंट करना, 2 H2 और OH 3 3 6 4। हाँ, तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको पता लगाना है कि सल्फर देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि सल्फर यहाँ पर भी +6 में है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर भी +6 में है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल सल्फर यहाँ पर किसने में आ रहा है, +6 में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड दिखाई दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इन एग्जांपल से, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको जब भी कभी एक ऐसा एग्जांपल दिखे जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रखा हो, तो आपको क्या देखना है, जब आप नॉर्मली कैलकुलेट करने बैठते हैं और जो जिस एलिमेंट की पूछा जा रहा है उसको अगर वो ज्यादा आ रहा है, यानी कि अपनी ऑक्सीजन मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है, 6 है, 6 से ज्यादा 7 आ रहा है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ किससे निकल सकती है, उनके डायग्राम से या फिर उनके स्ट्रक्चर से। विदाउट स्ट्रक्चर हम पता नहीं लगा सकते कि उसकी आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब हम अपने रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मैंने जैसे कहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल उठाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। जैसे अमोनिया का ब्रेकेज, अमोनिया जब टूटता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन प्लस का नाइट्रोजन बनाता है। हैबर्स प्रोसेस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अमोनिया जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन यहाँ -3 में होगा, ये +1 में होगा। जब ये जाएगा एलिमेंटल फॉर्म या फिर वो फॉर्म जिस फॉर्म में एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, H2 में एग्जिस्ट करता है। तो जो एलिमेंटल फॉर्म या फिर वो फॉर्म जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, 0। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी N2 में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अभी रिडॉक्स इसलिए है क्योंकि इसमें किसी एक का रिडक्शन और किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी रिएक्शन को तो हमने रिडॉक्स कहा। देखो नाइट्रोजन -3 से 0 हो गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ये +1 से 0 हो गया, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सेकंड अपनी कौन सी थी, एसोसिएशन रिएक्शन या फिर रिएक्शन। एसोसिएशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करोगे, एसोसिएट करोगे। तो जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल उठा लेता हूं, कार्बन ऑक्सीजन को अगर मैं कराता हूं
तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन जैसा कि पता होगा, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कंप्लीट कंबशन में CO2 बनता है। तो ये एसोसिएशन रिएक्शन है, क्योंकि एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना है। अभी रिडॉक्स क्यों है, तो देखो ऑक्सीजन इस फॉर्म में पाया जाता है, ये एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन ऐसे पाया जाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन जब ये यहाँ गए तो ये -2 और ये +4, ऑक्सीजन 0 से -2 में गया है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। कार्बन यहां से यहां गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, APC AC प्लस का V। यहां पर मान लेते हैं ये मेटल था, ये क्या था, मेटल था। तो मेटल ने क्या किया, ये कोई कंपाउंड था, तो B को डिस्प्लेस किया और खुद जाके लग गया। ऐसी रिएक्शन को हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर ये A नॉन मेटल होता, अगर ये A नॉन मेटल होता तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार से हो सकती है, अगर ये A मेटल होता तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये A नॉन मेटल होता तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी बता सकता हूं, जिंक के साथ अगर मैं कॉपर सल्फेट मिलाता हूं तो जिंक सल्फेट मिलता है प्लस का कॉपर अलग से निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये मेटल था तो मैं इस रिएक्शन को क्या कहूंगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखो कुछ समझ आ रहा है, ये कॉपर +2 में था, ये 0 में था, तो ये +2 में चला गया और ये 0 में, इसका क्या हो गया, रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन। फाइनली अपनी जो लास्ट में एक रिएक्शन आती है, इसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका एक ही एलिमेंट होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। क्लोरीन को जब हम NaOH के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है, NaCl प्लस का NaClO3। ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है जहां पर ये NaOH क्या है, आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो जब हम क्लोरीन में NaOH मिलाते हैं तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक NaCl बनता है और एक NaClO3 बनता है। तो देखो जरा एक बात बताओ, क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि 0 है, हमें पता है क्लोरीन पे -1 यानी कि सोडियम पे +1 होने वाला है। यहाँ पर ये -2, ये +1, तो ये +5 होने वाला है। यानी कि क्लोरीन 0 में था, एक बार क्लोरीन -1 में गया, यानी कि 0 से -1 क्या हुआ होगा, इसका रिडक्शन हुआ होगा। सेम उसी प्रकार से 0 से एक बार किसमें गया है, +5 में गया है, यानी कि 0 से +5, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है कि अगर एक ही कंपाउंड का या फिर एक ही एलिमेंट का, इसमें किसी क्लोरीन का एक बार क्या हुआ, रिडक्शन, और इसी एलिमेंट का एक बार क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन होता है और एक बार रिडक्शन होता है, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ है, कोल्ड प्लस डाइल्यूट के साथ एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम NaClO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaClO। ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ, ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए बोल रहा हूं। NaClO3 बनता है और कोल्ड और डाइल्यूट के साथ क्या बनता है, NaClO। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इतना काफी है। अब हम एक बार जो हमारा जो फाइनल टॉपिक है रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो करते हैं। स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक अपना, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, जो मर्जी यूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है हमारे लिए, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं इसमें, और सबसे बढ़िया मेथड इसमें वैसे पुट हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर पुट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों ऑप्शन में से पुट करके देख लो, जो मैच करता है वो आपका आंसर होता है। फिर भी एक बार हम ट्राई करते हैं, अगर हमें नहीं पता हो, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आता हो, तो हम कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना होता है। तो अगर मैं कहूं -2 होगा, ये K2Cr2O7 होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो ये -2 जाएगा, तो -2 रखना है, तो ये +6 में होगा, ठीक है। SO3 2 है, यानी कि 3 दूनी 6 होगा, 2 गया तो +4 में होगा। क्रोमियम यहाँ पर 4 2 8 और ये +6 में होगा।
आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, आपको सबसे पहले सभी के जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है, असाइन करनी है। सेकंड वन क्या करना है, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर लो तो आप ध्यान से देखिए कि किस किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। देखो ऑक्सीजन -2 इधर भी है, ऑक्सीजन -2 इधर भी है, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको पहले बैलेंस नहीं करेंगे। हम पहले बैलेंस उसको करते हैं जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और जो मेन है या फिर जो सिंगल एक ही बार देखने को मिल रहा है। देखो क्रोमियम यहाँ पर चेंज हो रहा है +6 से +3 में। सबसे पहले मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर क्रोमियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 क्रोमियम हो गया। अब देखो 2 क्रोमियम +6 में है, 2 क्रोमियम +6 में है, यहाँ पर 2 क्रोमियम +3 में है। कहने का मतलब है कि +6 से +3 में जाना, इस क्या 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 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। +4 से +6 में जाना, सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि एक बार जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लो, सेकंड पॉइंट क्या करना, आपको ये पता लगाना कि आखिर किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो थर्ड पॉइंट क्या है, बैलेंसिंग करना। अब ये बैलेंसिंग यही खेल है। बैलेंसिंग का क्या मतलब, देखो एक रिएक्शन में जितना कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है सेम उसी दूसरी साइड वही इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जो दूसरा बंदा है जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो भी कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। यानी कि एक रिएक्शन में जितने देने वाले होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल है, और इसी चीज को बैलेंस करना है। देखो क्रोमियम यहाँ पर मैं कहूं, अगर मैं एक चार्ट बनाता हूं, एक तरफ ऑक्सीडेशन रखता हूं और एक तरफ रिडक्शन रखता हूं। ऑक्सीडेशन कितने का हो रहा है, 2 से 6 +12 में है, और कितने में जा रहे हैं, +6 में जा रहे हैं। कहने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन हो रहा है। 6 का +12 से +6 में जा रहे हैं, तो गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब इधर आते हैं, सल्फर +4 में है और +6 में जा रहा है, +4 से +6 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और गेन कितने कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। पॉसिबल है, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं होगा तब तक ये 6 इलेक्ट्रॉन ले कैसे सकता है। यानी कि हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। कैसे बैलेंस हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले रहा है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अब 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होने लगेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए हैं वो इसने क्या किए होंगे, गेन। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर जो तीसरा स्टेप होगा वहां पर आपको बैलेंसिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे, पहले ऑक्सीडेशन एक साइड में लिखना है, रिडक्शन एक साइड में लिखना है, देखना है ऑक्सीडेशन जिसका कितने से कितने तक हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, फिर रिडक्शन का देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, फिर उनको बैलेंस करना है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन थे और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, अब रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो हमने क्या किया था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब देखो क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, सल्फर बैलेंस हो चुका है, अब रह गया ऑक्सीजन बैलेंस करना। देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 7 और 3 10 ऑक्सीजन है, और इधर कितने हैं 4 4 3 12, यानी कि 4 3 12। इधर कितने हैं 12 और इधर कितने हैं 7 और 3 10, यानी कि इधर कितने 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 H2O लगाएंगे। कहां लगाओगे, तो 4 3 12 और सॉरी 3 3 9 और 7 15, इधर 15 ऑक्सीजन है और इधर 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ ठीक है, तो 3 3 9 और 7 16, यानी कि इधर 16 ऑक्सीजन है और इधर 4 3 12 ऑक्सीजन है। कहने का मतलब है इधर 4 ऑक्सीजन ज्यादा है तो मैं यहाँ पर 4 H2O लगाऊंगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या यूज किया, H2O बैलेंस किया। अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है लेकिन यहाँ पर एक्सिस में 4 2 8H प्लस एक्सिस में आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इधर 8H प्लस लगाऊंगा। और अब हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो चुकी है, स्टेबल या फिर ओवरऑल बैलेंस हो चुकी है।
देखो एसिडिक मीडियम बोलने का मतलब था कि मैं इसको बैलेंस करूंगा H+ से। अगर मैं यहाँ बेसिक मीडियम बोल देता तो आपको यहाँ पर जो बैलेंसिंग करनी पड़ती वो OH- से करनी पड़ती, और कोई चेंज नहीं होता है इसके अंदर। तो बाकी की जो भी रिएक्शंस होती हैं उसमें भी कुछ आपको करना नहीं है, जैसे कई बार एसिडिक मीडियम देते हैं, कई बार बेसिक मीडियम देते हैं, तो आपको प्रोसेस वही रखना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है, सेकंड नंबर आपको पता लगाना है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट क्या है, आपको बैलेंसिंग करना है इलेक्ट्रॉन्स की, कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, उनको बैलेंस करना है। जैसे आपको बैलेंस हो जाए उसके बाद आपसे जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करना है, और उसकी वजह से जो एक्सेस में हाइड्रोजन आ चुके हैं उसको बैलेंस करना है। आपकी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। अगर एसिडिक में है तो H+ से, और अगर बेसिक मीडियम दे रखा है तो आप क्या करेंगे, OH- से। इन सब के बावजूद आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल रिएक्शन थी जहां पर आपको ये रिएक्शन देके रखी थी कि कौन किस में जा रहा है। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आपको कभी C2O4 दे रखा है तो वो बदलता किस में है, तो CO2 में जाता है। Sn+2 है तो वो किस में, Sn+4 में जाएगा। Fe+2 है तो वो किस में, Fe+3 में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा ना क्रोमियम Cr2 था, इसमें Cr, तो क्रोमियम कभी भी Cr+6 से Cr+3 में जाता है। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं आयोडीन माइनस की बात करूं तो ये दो तरीके से आता है, एक बार I2 में जाता है और एक IO3 माइनस में जाता है। तो आपको मेन ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज होने के बाद, क्योंकि ये क्या है K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये जो बंदे होते हैं इनको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इससे पहले कि जितने भी नाइट्राइट वगैरह होंगे उनको नाइट्रेट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। ऐसे ये सल्फाइड या सल्फाइड जो भी होगा उसको सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे। सेम ऐसे C2O4 को CO2 में बनाना, Sn+2 को Sn+4 में भेजना, Fe+2 को Fe+3 में, Cr+6 को Cr+3 में, आयोडीन माइनस को I2 या IO3 माइनस में। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मुझे लगता है कि रिएक्शन में कुछ रहता है सॉल्व करने के लिए, मेनली आपको ये देके ही रखेगा कि कौन किस में जाने वाला है, बस आपको बैलेंसिंग करने के लिए दे रखी होगी। इससे सबसे बढ़िया मेथड वही है हिट एंड ट्रायल मेथड, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है अगर आपको पता हो, और नहीं होता है तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप प्लीज हमारे YouTube चैनल शिक्षा वन अकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।